हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अजैविक घटक। तो बेटे आपको मैंने कहा था कि जो इकोसिस्टम होता है, ये इकोसिस्टम बेटे दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो अजैविक घटक और एक इसके होते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर बेटे तापमान, प्रकाश, मृदा और जल, इनको पढ़ा जाता है। और जैविक घटकों के अंदर तीन रचनाएं पढ़ी जाएगी, जिसमें एक तो उत्पादक होते हैं जैसे हरे पौधे, उसके अलावा उपभोक्ता होते बेटे, और लास्ट में होते अपघटनकर्ता। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने देखा कि तापमान क्या होता है और किस तरह से बेटे ये सजीवों को प्रभावित करता है। तो तापमान जो है बेटे वह जैसे समुद्र तल से या धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होगा, और जिस तरह से या फिर अपन भूमध्य रेखा से जैसे ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे तो तापमान कम होगा। तो तापमान के आधार पर जो जंतु होते हैं बेटे वह अलग अलग क्षेत्र के में निवास करते हैं या अलग अलग रूप में उनका वर्गीकरण होता है। जैसे भूमध्य रेखा के नजदीक रहेंगे तो वह बेटे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। थोड़ा और ऊपर चलेंगे अपन तो शीतोष्ण क्षेत्र आता है, थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आर्कटिक क्षेत्र आता है, और लास्ट में पोल आ जाते हैं। तो जैसे जैसे अपन यहां पर चलेंगे तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वह अधिक तापमान में निवास करने वाली जनजातियां मिलेगी, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो कम तापमान में निवास करने वाली जनजातियां मिलेगी। इस तरह से बेटे ये जो वनस्पति होती है उन्हें मेगाथर्मी, माइक्रोथर्मी, हेक्सिथोथर्मी इस तरह से डिवाइडेड किया जा सकता है। कई प्रकार के हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वह भी बेटे जो है तापमान से प्रभावित होते हैं। तापमान के बाद में बेटे दूसरा प्रभावित करने वाला जो कारक है वह जल अपन ने पढ़ा। तो जल ही जीवन है, यह भी आपको पता है। और जल के आधार पर जो वनस्पति है उसे बेटे चार कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया था बेटे जलोद्भिद पौधे, समोद्भिद पौधे, मरोद्भिद पौधे और लवणोद्भिद पौधे। और जल जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला एक कच्चा स्रोत भी होता है बेटे, जिसके माध्यम से आगे चलकर भोजन का निर्माण होता है। तो इस तरह से जल है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा बेटे प्रकाश और मृदा यानी सोयल। अब आप सुन लीजिएगा बेटे प्रकाश क्या होता है। तो यह भी आपको पता है कि प्रकाश का जो मुख्य स्रोत होता है वह सन यानी सूर्य होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश की मौजूदगी में पौधे इस क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं। उसके बाद में बेटे आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है यह भी हमारी कई सारी क्रियाओं में काम आता है। कई पौधे ऐसे होते हैं बेटे जो कि प्रकाश के एक निश्चित अवधि के आधार पर इनमें पुष्पीकरण क्रिया होती है, उसे दीप्तिकालिता कहते हैं। तो दीप्तिकालिता के आधार पर कभी आपने पढ़ा हो तो दीर्घ दिवस पौधे भी होते हैं, लघु दिवस पौधे भी होते हैं। यानी कुछ पौधों को फ्लावरिंग के लिए या पुष्पीकरण क्रिया के लिए ज्यादा अवधि का प्रकाश चाहिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटे जिन्हें फ्लावरिंग के लिए कम क्रिया का प्रकाश अवधि चाहिए। तो दीप्तिकालिता के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटे याद रखिएगा जो प्रकाश है इसके माध्यम से कई सारे जीवों में गति भी होती है, जिन्हें फोटोकाइनेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस तरह से यहां देखेंगे कि जो प्रकाश है, और ये याद कर ले बेटे कि इस संसार के अंदर है ना, इस इकोसिस्टम के अंदर अगर एनर्जी प्रवेश करती है तो वह प्रकाश के रूप में करती है। कैसे करते हैं बच्चों कि जैसे ही बेटे फोटो एनर्जी यानी प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना होगा, तो सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा बेटे पौधे ग्रहण करते हैं और उस प्रकाशीय ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी जंतु को मांसाहारी जंतु खाते हैं, फिर उसे बड़े मांसाहारी जंतु खाते हैं। तो इस तरह से प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा पौधों में आई वो पौधों से होती हुई बेटे कहां तक जाएगी, उच्च उपभोक्ता तक जाएगी। तो इतना याद कर लें कि प्रकाश एक ऐसा स्रोत होता है जिसके माध्यम से इस इकोसिस्टम में बेटे एनर्जी का प्रवेश होता है, और यही ऊर्जा बेटे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ट्रांसफर होती जाती है। उसके बाद में फिर मिट्टी यानी सोइल के बारे में अपन को पढ़ना है। तो सोइल के अंदर बेटे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए एक अनुकूलन या उपयुक्त होते हैं। तो आइए बच्चों अपन इसको स्टार्ट करते हैं। यानी दूसरा जो अजैविक घटक होगा यह होगा हमारे पास में प्रकाश, लाइट। तो एक बार और मैं बता देता हूं बेटे, यानी आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वह रहेगा प्रकाश यानी लाइट।
प्रकाश यानी बेटे लाइट। तो याद रखना कि प्रकाश है तो ये अंधकार प्रकाश, ये एक तरह से दिन और रात का दिनचर्या होती है बच्चों। तो प्रकाश को आप इस तरह से याद रखना कि एक तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, और दूसरा पौधों के अंदर जो पुष्पीकरण क्रिया होती है ना, जिसको दीप्तिकालिता कहते हैं। तो पौधों को पुष्पीकरण क्रिया के लिए एक निश्चित अवधि के प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, तो बेटे उसे अपन दीप्तिकालिता कहते हैं। तो यहां पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग बेटे पॉइंट टू पॉइंट अपन ले रहे हैं, और ये पॉइंट आपको याद करना है। कोई अननेसेसरी पॉइंट मैंने यहां पर नहीं बता रहा, केवल आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पॉइंट मैंने लिए हैं और उन्हीं को बच्चों आपको याद करना है। तो आइए प्रकाश के लिए अपन पहला पॉइंट लेते हैं, और पहला पॉइंट होगा बेटे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। देखो सबसे पहले ये याद रखना बेटे, दुनिया में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो यह है प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ था बेटे, तो धरती का वातावरण अपचायक प्रकृति का था और इस पर कोई जीवन नहीं था। लेकिन जैसे पौधों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ तो बेटे धरती पर जीवन भी बना, और धरती जो है जीवन के लिए ज्यादा अनुकूलित हो गई, क्योंकि इसके माध्यम से प्राणदायी गैस ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तो देखो बेटे प्रकाश संश्लेषण क्या है कि यहां पर ये वातावरण में मौजूद CO2 है, उसके अलावा यहां पर ये जल है। अब ये जल किसकी मौजूदगी में, तो एक तो यहां पर आएगा बेटे प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, और साथ में क्या होता है क्लोरोफिल, और बेटे यहां पर बनता है भोजन, यहां पर भोजन बनेगा, और भोजन के साथ में प्राणदायी गैस बनेगी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो ये आप देख लीजिएगा कि पौधे प्रकाश में, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं, और ये ऐसी क्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव होगी। यानी बेटे धूप यानी प्रकाश ही होता है, क्योंकि प्रकाश निकलेगा तो धूप निकलेगी, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट सीधा सा याद करना है आपको, ये याद करना है बच्चों कि जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। क्या याद करोगे पहला पॉइंट कि जो हरे पौधे होते हैं ये प्रकाश की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खाद्य उत्पादन यानी भोजन का निर्माण करते हैं। और बेटे एक्स्ट्रा याद कर लेना कि भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी ये उत्पादन करते हैं। तो आप ये देखो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्रिया है तो वह क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जो किसकी मौजूदगी में होती है बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में होगी। अगर प्रकाश नहीं होगा, तभी तो बेटे आपने सुना होगा कि अगर पौधों को अपन अंधेरे में रख दें, उन्हें लंबे समय तक अगर अपन प्रकाश नहीं दे तो वो पौधे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें भोजन का बनना बंद हो जाएगा, क्लोरोफिल का बनना बंद हो जाएगा, तो वो बेटे पीले पड़ के धीरे धीरे जो है वह मर जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना या प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से एक तो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और साथ में बेटे प्राणदायी गैस ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आइए बच्चों दूसरा पॉइंट अपन यहां पर देखते हैं कि इसलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से स्वपोषित के लिए प्रकाश की महत्वता को समझ सकते हैं। यानी बेटे क्या होता है स्वपोषी, इसलिए अपन ये समझ सकते हैं कि स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण कितना ज्यादा जरूरी है। तो स्वपोषी क्या होते हैं बेटे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये याद रखना बेटे, यानी पोषण के आधार पर सजीव दो तरह के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी वो होते हैं बच्चों जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि किचन में आप अपना भोजन बनाते तो आप भी स्वपोषी हो गए। नहीं, किचन में आप भोजन बना रहे हो, भोजन पका रहे हो आप किचन के अंदर, वरना कोई लड़की कहेगी नहीं मैं तो अपना भोजन खुद ही बनाती हूँ रोज ही किचन में, मैं तो स्वपोषी हो गई। गलत जवाब है बेटे। यानी जो प्रकाश की मौजूदगी में अपना भोजन बनाते हैं वह कहलाते हैं स्वपोषी। अब इसमें क्या क्या आते हैं, सारे के सारे हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, नील हरी शैवाल बेटे स्वपोषित होती है, और एक युगलिना, ईश्वर ने इस जंतु को ऐसा वरदान दिया है कि युगलिना भी अपना भोजन खुद बनाता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जीवधारियों के लिए विशेषकर स्वपोषियों के लिए
प्रकाश का महत्व को समझ सकते हैं। यानी बेटे जितने भी स्वपोषी जंतु हैं, जितने भी ऑटोट्रोफ्स हैं, क्या होते हैं ऑटोट्रोफ्स? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसकी मौजूदगी में? प्रकाश की मौजूदगी में। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो बेटे इन स्वपोषी में प्रकाश की महत्वता को आप समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर? तीसरा पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है कि वनों में अनेक जातियां, छोटे पौधे, उसके बाद में हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्योंकि बेटे जो घना जंगल होता है, जैसे यहां पर आप देखिएगा कि इस तरह से यहां पर ये घना जंगल है, ये घना जंगल है, ठीक है। यहां पर बेटे ये घना जंगल है। अब घना जंगल के अंदर ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, इन पौधों में बेटे प्रकाश जो है बहुत ही कम मात्रा में यहां पर प्रकाश पहुंच पाता है, क्योंकि घने घने जंगल में बेटे ये ढक जाते हैं। तो याद रखना, ये जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है, अगर इन्हें कम से कम प्रकाश भी मिलेगा ना, तब भी ये बेटे प्रकाश संश्लेषण करने में अनुकूलित होगी। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखना कि जो बड़े बड़े घने जंगल होते हैं, उनमें अनेक जातियां, छोटे पौधे जिसमें शाख है, झाड़ियां हैं, बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि उन पर सतत लंबे या पौधों की छाया बनी रहती है। तो बच्चों बिल्कुल सीधा सा पॉइंट है कि यहां पर कुछ जंगल के अंदर ऐसे छोटे पौधे भी होते हैं, झाड़ियां होती है, फसल होती है बेटे, जिन पर बड़े बड़े पेड़ों की छाया लगातार बनी रहती है। अब इन्हें लगातार छाया बनी रहेगी तो बेटे इन्होंने अपने आप को ऐसे अनुकूलतम बना लिया कि अगर इन्हें थोड़ा बहुत भी प्रकाश मिलेगा तो थोड़े से या कम प्रकाश में भी ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित हो जाएंगे, या थोड़े से प्रकाश में ही ये प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। तो आप समझ लो बेटे कि जो वन के अंदर छोटे पौधे होते हैं वह बहुत हल्के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलतम होते हैं, क्योंकि इन पौधों में जो वन में होते बेटे तो इन्हें प्रकाश बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये चौथा पॉइंट आपको यहां पर याद करना है कि बहुत से पौधे पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिता की आवश्यकता को पूरी करने के लिए धूप यानी प्रकाश पर निर्भर है। अब यहां पर एक वर्ड आया ना बेटे, दीप्तिकालिता, इसको फोटो पीरियोडिज्म भी कहते हैं। गार्नर और एलार्ड ने इसके बारे में बताया। और होता क्या है कि पौधों में पुष्पीकरण क्रिया के लिए आवश्यक जो तापमान है, वो अवधि है प्रकाश की, उस अवधि को कहा जाता है दीप्तिकालिता। तो यहां आप लिख सकते हैं बेटे, पुष्पीकरण क्रिया के लिए, पुष्पीकरण क्रिया के लिए निश्चित अवधि का प्रकाश, निश्चित अवधि का प्रकाश। तो यह आपको याद रखना है बेटे, दीप्तिकालिता क्या है? यानी पुष्पीकरण क्रिया के लिए आवश्यक निश्चित अवधि का प्रकाश। इसको क्रिटिकल डे लाइट भी कहते हैं, CDL भी कहते हैं बेटे, क्रिटिकल डे लाइट या क्रांतिक प्रकाश अवधि भी कहते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि बेटे पौधों में जो पुष्पीकरण क्रिया होती है उसके लिए एक निश्चित अवधि के प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, जिसे दीप्तिकालिता कहते हैं। तो यह भी आपको याद करना है छोटे पॉइंट में कि बहुत से पौधे में पुष्पन हेतु यानी फ्लावरिंग हेतु अपनी दीप्तिकालिता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होना पड़ता है। धूप यानी बेटे किसके ऊपर निर्भर होना पड़ता है? यानी प्रकाश पर निर्भर होना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि कई पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें पुष्पन क्रिया के लिए एक निश्चित अवधि के प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि ये जो निश्चित अवधि का प्रकाश काल है, इसके आधार पर पौधे तीन तरह के होते हैं। एक तो LDP होते हैं, SDP होते हैं बेटे, और डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट जिसको लंबी अवधि के प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, शॉर्ट डे प्लांट जिन्हें कम अवधि के प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, और डे न्यूट्रल प्लांट
प्लांट, यानी इनको कोई निश्चित अवधि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो यह भी याद करना बेटे कि जो प्रकाश है यह पौधों की पुष्पन क्रिया को भी प्रभावित करता है। और क्या कहेंगे बेटे आप कि कुछ पौधे पुष्पन क्रिया के लिए एक निश्चित अवधि के प्रकाश काल पर निर्भर रहते हैं, तो वह निश्चित अवधि का प्रकाश काल दीप्तिकालिता कहलाता है। और इसके आधार पर बेटे पौधों को 3 श्रेणियों में आप बांटोगे। पहला लॉन्ग डे प्लांट, फिर शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। दीर्घ दिवस पौधे, लघु दिवस पौधे, उदासीन दिवस पौधे। दीर्घ दिवस में लंबी अवधि के प्रकाश काल की आवश्यकता होगी पुष्पन के लिए। लघु दिवस में बेटे कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होगी पुष्पन के लिए। और उदासीन के अंदर कोई निश्चित अवधि के प्रकाश काल की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखना बेटे चौथे पॉइंट में, यानी पौधे पुष्पन के लिए किसके ऊपर निर्भर करेंगे, यानी दीप्तिकालिता या फिर प्रकाश के ऊपर निर्भर करेंगे। 5वां पॉइंट आपको याद रखना है कि बहुत से प्राणियों के लिए प्रकाश के रूप में महत्वपूर्ण है कि वह प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को चारे की खोज या जो है जनन या प्रवासी गतिविधियां या समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटे, यानी ये और प्रयोग आ गया इसका कि बहुत से प्राणी, यानी जैसे मान लो बेटे आज अपने खेत पर काम कर रहे हैं, अब अपन सूरज को देखकर पता लगा लेंगे कि कितनी बजने वाली है। सूरज अगर बेटे उगने वाला होगा तो कहेंगे सवेरे हो रहा है ना। सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो कहेंगे दोपहर हो गई। सूरज बेटे ढलने लगेगा तो कहेंगे शाम हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की तीव्रता, अब प्रकाश की तीव्रता क्या है कि कई जंतु ऐसे होते हैं जो कम तीव्रता से बेटे अधिक तीव्रता या अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर गति करते हैं, है ना। कई प्राणी प्रकाश की अवधि के आधार पर अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, है ना। जैसे हम ही देख लो, दिन के समय प्रकाश के समय बेटे अपन भाग दौड़ करते हैं और रात्रि के समय जब प्रकाश नहीं होता तो अपन आराम करते हैं। तो इस तरह से प्रकाश के आधार पर कई सारे प्राणी जो होते हैं बेटे वह विभिन्न अनुकूलतम, देखो आपने यहां पर कि बहुत से प्राणी प्रकाश के रूप में महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं, यानी जैसे प्रकाश की तीव्रता के आधार पर या प्रकाश की अवधि के आधार पर अपनी दैनिक क्रिया है या मौसमी विभिन्नताओं को अपने चारे की खोज में या जनन में या प्रवासी गतिविधियों के समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लेते हैं। ऐसे समझना बच्चों इसको कि जैसे मान लेते हैं प्रकाश की तीव्रता है, तो प्रकाश की तीव्रता में जंतु अधिक प्रकाश की तीव्रता में बेटे कम बाहर निकलेंगे, और जो है कम प्रकाश की तीव्रता रहेगी, मध्यम प्रकाश की तीव्रता रहेगी, उसमें अपनी गतिविधियों को बढ़ा देंगे। उसी तरह से बेटे अवधि है दीप्तिकालिता, तो जब प्रकाश ज्यादा रहेगा तो पुष्पन क्रिया ज्यादा होगी, प्रकाश कम रहेगा तो पुष्पन क्रिया कम होगी, यह भी याद रखना है। उसके अलावा देखो बेटे कि अपनी विभिन्नताएं चारे की खोज, यानी कोई जंतु होंगे वो देखेंगे कि अभी दिन का समय ज्यादा लंबा है और उसको नजर आ रहा है, तो बेटे वो अपने भोजन की तलाश में जाएगा या अपने भोजन की तलाश करेगा। उसके अलावा जनन क्रिया, यानी कई जंतु दिन के समय बेटे जनन क्रियाओं में भी भाग लेते हैं क्योंकि रात्रि के समय दिखाई नहीं देगा। और तीसरा है बेटे प्रवासी यानी माइग्रेशन। तो आपने देखा होगा कि जैसे शाम ढलने वाली होती है, कई सारे पक्षी जो होते हैं बेटे वो उड़ते हुए अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए आपको नजर आते होंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जब पक्षियों ने देखा कि यार प्रकाश की अवधि कम होने लग गई तो धीरे धीरे वो माइग्रेशन करना शुरू कर देंगे, वो अपने घोंसलों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ये जो प्रकाश है ये जंतुओं में बेटे अपनी दैनिक क्रियाएं करने में, जनन क्रिया में और माइग्रेशन क्रियाओं में भी यह प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में आगे बढ़िएगा तो फिर आता है बेटे पृथ्वी पर प्रकाश, यानी ये छठा पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर प्रकाश की जो उपलब्धता है ये तापमान से निकट संबंधित होती है, क्योंकि दोनों का ही स्रोत क्या है, सूर्य होता है। और इसको मैं आपको बता दूं बेटे, क्योंकि यहां पर जहां प्रकाश ज्यादा होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां प्रकाश ज्यादा होगा। ये इसको ऐसे समझना कि जैसे बांटते हुए ये हमारे पृथ्वी है और बेटे ये हमारा यहां पर सूरज है। अब यहां देखो, यहां से यहां तक
और यहां से यहां तक, और एक हो बेटे यहां से यहां तक। तो आप ये देखो भूमध्य रेखा पर सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पहुंच रही है बेटे। तो यहां पर यहां लाइट भी ज्यादा होगी, तो यहां टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और ध्रुवों पर बेटे यहां पर टेम्परेचर भी कम होगा, तो यहां पर लाइट भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर यानी दोनों का संबंध, यानी पृथ्वी पर प्रकाश, हाँ बेटे, तो पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता और तापमान में निकट का संबंध होता है। क्योंकि इतना याद कर लेना कि जहां प्रकाश की तीव्रता ज्यादा वहां तापमान ज्यादा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो बेटे, यानी प्रकाशीय तीव्रता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तापमान, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तापमान। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लें कि बेटे जहां पर प्रकाशीय तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर तापमान भी ज्यादा होगा, और जहां पर प्रकाशीय तीव्रता कम होगी वहां का तापमान भी कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाशीय तीव्रता और तापमान दोनों का एक ही स्रोत है, वह है सूर्य। क्योंकि सूर्य की वजह से बेटे क्या होगा, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक प्रकाश मिलता रहेगा, तीव्रता ज्यादा रहेगी, तो तापमान भी बढ़ता रहेगा। जैसे दिन के समय, अब ऐसे समझो कि देखिए एक दो बेटे सवेरे 7 बजे प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है, तो बेटे तापमान भी कम होता है। और जैसे दोपहर का समय आता है बेटे, तो दोपहर के समय क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, तो उस समय तापमान भी बढ़ जाता है। शाम के समय प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, तो तापमान भी कम हो जाता है। तो बेटे प्रकाश और तापमान का संबंध एक ही होता है, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही और है सूर्य। तो ये भी क्लियर हो गया। 7वें पॉइंट को आपको कैसे याद करोगे कि महासागरों की गहराई यानी 500 मीटर से अधिक में पर्यावरण नियंत्रण अंधकार में होता है। बेटे यहां पर आप ध्यान रखना कि इस तरह से समुद्र की गहराइयां होती है, उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। ये यहां पर ये पहला क्षेत्र होता है, ये दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा। तो बेटे पहले क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता ज्यादा रहेगी, दूसरे क्षेत्र में बहुत कम रहेगी, और तीसरे क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता बहुत ही कम, मतलब नहीं के बराबर होगी। अब इन्हें ज्यादा डीप में लो बेटे, तो प्रोफंडल जोन होता है, अबेजल जोन होता है, हाइपोथैलेमल जोन होता है। तो कहने का मतलब समुद्र की गहराई में जैसे जैसे अपन भीतर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी, और यहां तक कि बेटे एक समय ऐसा आएगा कि गहराई में प्रकाश की तीव्रता नहीं होगी, वहां पर अंधकार में हो जाएगा। तो यह भी याद रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समुद्र में पूरे एंड तक भी प्रकाश चला जाए, गहराई के अंदर बेटे प्रकाश नहीं होगा, वहां पर अंधकार में होगा। 8वें पॉइंट को आप कैसे देखोगे बेटे, तो सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह भी याद रखना, स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता यानी बेटे मैं आपको बताऊं कि यहां पर होता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट यानी जिसको आप क्या कहोगे, यानी दृश्य प्रकाश। अब देखना बेटे मैं स्पेक्ट्रम कैसे बताता हूं, विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट को आप कैसे याद करोगे, यानी विबजियोर। ये तो बेटे आपने भी सुना होगा विबजियोर। अब इसमें 7 कलर आएंगे बेटे, 7 कलर आते हैं, और इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है ये आपको भी पता होगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर इसको नैनोमीटर में लाना चाहो तो 400 से 700 नैनोमीटर, ये इस दृश्य प्रकाश की क्या है बेटे, लेमडा है, यानी तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। अब बेटे याद करना, कई सारी क्रियाएं जो है इस दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर निर्भर करती है, जिसे आपने नाम सुना होगा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण बेटे क्या है कि लाल और नीले में तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, जबकि हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं के बराबर होता है। तो ये स्पेक्ट्रमी जो गुणवत्ता है, स्पेक्ट्रमी की लाल का स्पेक्ट्रम अलग है, हरे का अलग होगा बेटे, नीले का अलग होगा। तो ये यहां से यहां तक अगर आप चलेंगे ना, इधर से इधर, तो यहां पर लेमडा किस कंडीशन में चलेगी, बढ़ते हुए क्रम में। यानी यहां पर तो आप याद रखना 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉन है, और इधर चलोगे बेटे तो ये 7000 एंगस्ट्रॉन के लगभग आएगी। तो जैसे जैसे अपन विब से चलेंगे आर की तरफ, तो लेमडा बढ़ते चलेगी, यानी स्पेक्ट्रमी जो गुणवत्ता है वह अलग अलग है।
तो फिर यहां देखो आप कि सौर विकिरण की जो स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अलग अलग क्रियाएं अलग अलग गुणवत्ता पर काम करती है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए क्या होता है बेटे, हानिकारक होता है। कितना, अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी किरणें। तो याद रखना बेटे, हमारी धरती के चारों तरफ एक ओजोन परत होती है। ये ओजोन परत क्या होती है बेटे, कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर नहीं आने देती। तो अगर ऐसा प्रकाश जो पराबैंगनी किरणों वाला हो तो बेटे उस पर जो है जीवन के लिए वह हानिकारक भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देखो कि सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक, क्योंकि अलग अलग घटक होते हैं, अल्ट्रावायलेट घटक होगा, है ना, दृश्य प्रकाश होगा, अवरक्त प्रकाश होगा, तो ये अलग अलग होंगे। तो जो पराबैंगनी प्रकाश का घटक होगा ये जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक। और इससे बचने के लिए हमारी धरती पर क्या प्रेजेंट है बेटे, ओजोन परत प्रेजेंट है। ये याद रखना, पहले ओजोन परत नहीं थी, लेकिन जैसे प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ तो ऑक्सीजन मुक्त होने लगी, और ऑक्सीजन मुक्त होने के साथ ही बेटे इस धरती के चारों तरफ ओजोन परत बन गई। और ओजोन परत ने क्या किया कि आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें थी उन्हें धरती पर रोक लिया। और अब ऐसा कहा जाता है कि बेटे एक ओजोन में छेद हो गया है, ऐसा कहते हैं। अगर वो छेद बड़ा होता जाएगा तो धरती पर पराबैंगनी किरणों का आना शुरू हो जाएगा, तो वह जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये याद रखना है। अब देखो हानिकारक, जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले जो समुद्री पौधों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी घटक उपलब्ध नहीं होते हैं। यह भी याद रखना है बेटे, क्योंकि जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, है ना, तो वहां तक सारी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो यह याद रखना कि जो महासागर की गहराइयों के अंदर जो पौधे रहते हैं बेटे, तो वह पौधों के लिए सभी स्पेक्ट्रम या सभी रंगों के स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गहराई तक, जैसे ना लाल प्रकाश ज्यादा गहराई तक जाता है, जबकि और प्रकाश ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं। रोडोफाइटा का नाम सुना होगा बेटे, लाल शैवाल। तो लाल शैवालें समुद्र की गहराई तक पाई जाती है ना, जबकि और कलर की शैवालें ज्यादा गहराई तक नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां पर हर रंग का प्रकाश समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। तो यह भी आपको यहां पर बेटे याद रखना है। 9वां पॉइंट यहां पर अब आ गया हमारे पास में अगला बेटे, मृदा यानी सॉइल। अगला प्रभावित करने वाला कारक है सॉइल। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि एक तो यहां पर 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर लेना, जैसे नाम सुना हो पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी का माने होता है स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा का अध्ययन होता है। एक होता है बेटे पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस यानी ये होगा स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, यानी मृदा के निर्माण का अध्ययन, मृदा के निर्माण, मृदा के निर्माण का अध्ययन, मृदा के निर्माण का अध्ययन। तो बेटे याद रखना, मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिट्टी यानी मिट्टी से किसको लगाव नहीं, हमारे देश की मिट्टी हमारी मां के बराबर होती है। तो अब आप देखिएगा कि बेटे ये जो मिट्टी है, कहने में तो ये मिट्टी है, लेकिन बेटे ये सोना भी उगलती है, ये तांबा भी उगलती है ना, ये जो है चांदी भी उगलती है। और इसी मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं बेटे, जो हमारे लिए भोजन देते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर बेटे खनिज लवणों का भंडार भरे होते हैं, है ना। तो एक तो मिनरल्स बेटे इसके अंदर होते हैं, और मिनरल्स जो है वो पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं। अब बेटे ये बनती कैसे हैं, तो ये कई तरह से बनती है। चट्टानों के टूटने से भी बनते हैं बेटे, जिसे सेडिमेंटरी कहते हैं। उसके अलावा बेटे इस मिट्टी में कणों की साइज भी अलग अलग होती है, उसी के आधार पर अलग अलग तरह की मृदा होती है। आपने नाम सुना हो बेटे, दोमट मृदा होती है, चिकनी मिट्टी होती है, बालुई मिट्टी होती है। इन सबसे श्रेष्ठ जो मृदा है वह दोमट मृदा है बेटे। तो दोमट मृदा के जो कणों की साइज होती है वो 0.220 माइक्रोन के लगभग होते बेटे। इनमें एयर स्पेस होते हैं, और इस वजह से ये पौधों की उपजाऊ के लिए सबसे पर्याप्त मृदा मानी जाती है, जिसको अपन यहां पर दोमट मृदा यानी लोम सोयल कहेंगे, जो क्ले और सैंड का एक मिश्रण होता है बेटे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मिट्टी क्या है, पहले ये याद रख लें
कि जो मृदा होती है बेटे, ये जो मृदा है ये मृदा पौधों के लिए उपजाऊ बनाती है, या ये जो मृदा है बेटे इसके अंदर खनिज लवण वगैरह होते हैं जिसमें पौधे फलते फूलते हैं। ज्यादा डिटेल अगर लें तो मृदा के बेटे लेयर पाई जाती है, जैसे ओ लेयर है, ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है और आर लेयर है। तो अलग अलग लेयर में बेटे किसी में तो कूड़ा करकट रहता है, किसी में पौधे उगते हैं, किसी में ह्यूमस प्रेजेंट होता है, फिर छोटे कण होंगे, फिर बड़े पत्थर के कण होंगे और फिर चट्टाने होंगे। तो इस तरह से मृदा के स्तर भी पाए जाते हैं। मृदा के अंदर बेटे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं जिन्हें ह्यूमस कहते हैं, जो कि क्या होता है बेटे, यानी पौधों के लिए उपजाऊ होता है। मृदा की पीएच होते बेटे, है ना, 5.4 के लगभग होते बेटे। इस पीएच पर जो है पौधे क्या कहते हैं, अपना उत्पादन करते हैं। तो कहने का मतलब मिट्टी जो है वो ये पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए देखते हैं बेटे कि मिट्टी में क्या क्या है। तो मिट्टी का पहला पॉइंट आपको याद रखना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इस वजह से बेटे ये जो मैं पॉइंट ले रहा हूं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर नहीं है, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखो बेटे, विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति और उसका गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो यह भी आपको याद रखना कि मृदा की प्रकृति हर जगह एक जैसी नहीं होती। बेटे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में खेत होते हैं, किसी के खेत में अच्छी फसल होती है तो किसी के खेत में नहीं होती। कई जगह पर बंजर भूमि होती है तो कई जगह पर उपजाऊ भूमि होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ बेटे कि मृदा की जो गुणवत्ता है, मृदा के जो गुण हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। सारी पूरी दुनिया की मिट्टी एक जैसी नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। तो आप देख ले बेटे कि विभिन्न स्थानों पर, यानी विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति और गुण कैसे होंगे बेटे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इतना तो आप समझ ही लेना कि दुनिया में सभी जगह पर मृदा एक जैसी नहीं होती, अलग अलग स्थान पर मृदा के गुण और उसकी प्रकृति, उसकी पीएच और उसका संगठन ये बेटे अलग अलग होता है। तो पहला पॉइंट तो यहां से याद कर लें। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है बेटे, यह वाहित या अवसादी हो सकती है ना, वाहित और अवसादी। यानी बेटे वाहित का माने यह है कि जैसे नदियों में कटाव होता है बेटे, तो मिट्टी वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। सेडिमेंट्री का माने होता है चट्टानों से बनने वाली मिट्टी। तो ये जो मिट्टी होती है बेटे, एक तो वाहित हो सकती है। अब वाहित समझ में आया ना आपको, यानी नदी तालाबों से या नदियों से कटाव के द्वारा, जैसे इधर मिट्टी है तो ये पानी के बहाव के साथ पहले दूसरे स्थान पे चली गई, फिर वहां किसी स्थान की मिट्टी बहाव के साथ में और दूसरे स्थान पे चली गई। तो पानी के साथ में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली मिट्टी ये तो वाहित मिट्टी कहलाती है बेटे। और दूसरा ध्यान रखना कि जो सेडिमेंटरी रॉक होती है बेटे, उनके टूटने से जो बनते उसे सेडिमेंटरी मृदा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मृदा की जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो मृदा के संगठन पर, उनके कण साइज और तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। यानी मृदा की विभिन्न विशेषताएं, यानी कौन सी मिट्टी अच्छी है, किस मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता ज्यादा है। तो बेटे याद रखना, यानी एक तो मिट्टी का कंपोजिशन है और कणों की साइज है। तो कणों की साइज ध्यान रखना बेटे, 0.1 से लेकर 5 mm तक भी ये जा सकती है। तो कणों की साइज अलग अलग होती है। कभी आपने नाम सुना हो लोम सोयल, है ना, सैंडी सोयल, उसके क्ले सोयल और बालू सोयल, बजरी है बेटे। तो इन सब के कणों की साइज अलग अलग होती है। और साथ में जल धारण क्षमता, तो यहां मैं आपको बता दूं सर्वाधिक जल धारण क्षमता, यह कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है बेटे, सर्वाधिक जल धारण या उपजाऊ की क्षमता, उपजाऊ की क्षमता। तो बेटे ये जो क्षमता है ये कौन सी मिट्टी में होगी, दोमट मृदा, जिसको आप कह सकते हो लोम सोयल, इसे आप कह सकते हो लोम सोयल। तो ये याद रखना कि सर्वाधिक उपजाऊ वाली जो मिट्टी है
सर्वाधिक उपजाऊ वाली जो मिट्टी है, ये मिट्टी बेटे कौन सी है? लोम सॉइल है या दोमट मृदा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मृदा की जो विशेषता है, ये तो उसके कंपोजिशन पर कि उसमें खनिज लवण कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे कणों की साइज है, बड़े बड़े कण होंगे तो बजरी के रूप में होंगे, छोटे कण होंगे बिल्कुल बारीक होंगे तो सैंडी सॉइल हो सकती है। तो कणों की साइज के ऊपर और सब साथ में जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। तो जो अच्छी मिट्टी होगी उसमें बेटे ध्यान रखना खनिज लवण भी ज्यादा होंगे और उसकी जल धारण क्षमता भी ज्यादा होगी। तो आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा जो जल धारण क्षमता या सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ये उपजाऊ मिट्टी बेटे याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा, उसका नाम है दोमट मृदा, यानी जिसे कहते हैं लोम सॉइल। ये सॉइल बेटे एक तो ध्यान रखना सैंड और क्ले, ये दो प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होती है। इसके कणों के बीच बीच में एयर भरी होती है, जिससे ये मिट्टी जो है उपजाऊ के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो पौधों के उपजाऊ के लिए सर्वाधिक होती है, तो बेटे इसको क्या याद करोगे? दोमट मृदा आपको याद करना है। आगे देखिएगा, यानी चौथा पॉइंट मिट्टी का, इन विशेषताओं के साथ साथ इसकी जो पीएच है, यह भी याद रखना बेटे। खनिज संगठन है और स्थलीकृत यानी टोपोग्राफी, जैसे प्रांचल की काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण, टोपोग्राफी होते बेटे ढलान वगैरह। ये तो यहां पर आप देखो, ये मिट्टी की जो विशेषता है, मृदा की जो विशेषता है, ये बेटे उसकी पीएच पर भी निर्भर करती है और उसके खनिज संगठन पर भी निर्भर करती है। पीएच याद कर लेना बेटे, लगभग 5 से 6 के बीच में इसकी पीएच होती है, यानी मृदा की जो पीएच है वो 5 से 6 के बीच में आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे उसके खनिज संगठन क्या है, उसमें जो है बेटे हुमस कैसे बनता है, हुमस के अंदर फोला फ्लोरा यानी फोना और फ्लोरा नामक माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। उसके अंदर बेटे जो है सोडियम पोटेशियम खनिज लवण भी पाए जाते हैं। तो ये मृदा का संगठन है। तो मृदा की जो विशेषता है ये उसके पीएच पर भी निर्भर करती है और उसके खनिज संगठन पर भी निर्भर करती है। टोपोग्राफी का माने होता है बेटे ढलान वाली मृदाएं होती है। उसके बाद में आप देखिएगा, पांचवा पॉइंट बेटे आपको यहां पर देखना है। इसके बाद सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की प्राणी का पालन पोषण हो सकता है। यानी बेटे अब यह समझ में आ गया होगा कि जिस क्षेत्र की मृदा उपजाऊ होगी वहां पर बेटे प्राणी अच्छी तरह से फले फूलेंगे, अच्छी तरह से बेटे वहां पर जो है उनका आवास होगा। तो मृदा के संगठन के आधार पर या मृदा की विशेषता के आधार पर ही यह निर्धारण होगा कि उस क्षेत्र में बेटे प्राणी किस तरह के होंगे। क्योंकि आप ये देखो, जैसे थार का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, क्या वहां पर हरी भरी पेड़ पौधों की जातियां होती है? क्या वहां पर बेटे मानव या कोई अन्य जंतु रहते हैं? जवाब होगा नहीं रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां की मिट्टी जो है वह पेड़ पौधों के लिए उपजाऊ नहीं है, वहां की मिट्टी जो है बेटे वह जंतुओं के लिए अनुकूलित नहीं है। जैसे कि ना बंजर भूमि, तो बंजर भूमि में बेटे बंजरी होती है, वहां पर कोई आवासीय कॉलोनियां नहीं होती है, वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो ये आपको यहां ध्यान रखना है कि बेटे ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणी आवास करें। तो इस तरह से बेटे ये अजैविक घटक है जो आपको याद रखना है। 4 तरह के मैंने अजैविक घटक बताया आपको। एक तो तापमान बताया, दूसरा बेटे मैंने जल बताया, तीसरा मैंने प्रकाश और चौथा मिट्टी। यहां तक अब ये अजैविक घटक जो हैं ये परस्पर कैसे क्रियाएं करते हैं बेटे, वो जंतुओं के साथ में वो देखना है। तो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है, यानी अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया है। यानी जो जंतु होते हैं बेटे वह किस तरह से जो है अजैवीय क्रियाएं या कारकों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। जैसे मान लेते जल है तो जल की सांद्रता कैसी है, उसी के आधार पर बेटे जंतु अपने आप को ढाल लेंगे।
तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बेटे जैसे मान लेते हैं लवणीय सांद्रता है। अब इस धरती पर इन क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए दो तरह के जंतु आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बेटे याद रखना कन्फॉर्मर्स होते हैं और एक रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर्स यानी नियामक जंतु ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की जो सांद्रता है, अपने शरीर की जो सांद्रता है वह सांद्रता बेटे क्या करेंगे, यानी दूसरे वातावरण, जैसे वातावरण की सांद्रता कैसी भी बदले उनके शरीर की सांद्रता हमेशा बराबर रहेगी। तो ऐसे जंतुओं को तो रेगुलेटर्स कहोगे बेटे। और कुछ ऐसे जंतु होंगे जो उनके शरीर की सांद्रता उनके वातावरण की सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है, तो ऐसे जंतु कहलाएंगे कन्फॉर्मर्स। और कुछ जंतु ऐसे भी होंगे जो आंशिक रूप से रेगुलेटर होंगे, जिन्हें पार्शियली रेगुलेटर भी आप कहोगे। तो यहां पर ये जो सजीव है ये अपने वातावरण के अनुसार बेटे अपनी सांद्रता को बदलते रहते हैं। तो देखिएगा कि इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यानी अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। अजैवीय कारक बेटे तापमान है, प्रकाश है, मृदा है, जल है। जल के अंदर भी खुद की सांद्रता होती है, लवणीय सांद्रता। तो यहां पर देखो अनेक आवास की अजीवीय परिस्थितियां कभी न कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकती हैं। यह भी क्लियर है बेटे कि यहां पर आप देखिएगा कि यहां बेटे अनेक आवासों की जो अजीवीय परिस्थितियां हैं, अजीवीय परिस्थितियां, जिसमें मैं एक बार फिर लिख रहा हूं बेटे, ये अजीवीय परिस्थितियां तापमान हो सकती है, ये क्या हो सकती है, ये प्रकाश हो सकती है बेटे, है ना। यहाँ पर उसके अलावा मृदा हो सकती है, या जो है जल हो सकता है, या जलीय सांद्रता हो सकती है, जलीय सांद्रता ये हो सकती है। तो बेटे यहाँ पर याद रखना है कि अनेक आवासों की जो अजीवीय परिस्थितियां हैं ये कभी न कभी परिवर्तित हो सकती है। तो एक तो ये पहला पॉइंट आप इस टॉपिक का याद रखें। दूसरा आप इसमें देखिएगा इस तरह आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं या उन परिस्थितियों में रहने के युक्ति ढूंढ लेते हैं। बेटे इसी के साथ में आगे याद रखना कि अनेक आवासों की जो अजीवीय परिस्थितियां है, प्रकाश है, तापमान है, ये समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन होता क्या है बेटे, उन परिस्थितियों में रहने वाले जो जंतु होते हैं, तो जब वो परिस्थितियां बेटे चेंज होती है तो वहां रहने वाले जंतु भी उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, या उन परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर भी बेटे वह अनेक लक्षण उत्पन्न कर लेते हैं। तो यहां दूसरे पॉइंट में आपको यह देखना है कि इस तरह इन आवासों में जहां पर परिस्थितियां बदलेगी तो उन आवासों में रहने वाले जो जीव होते हैं वह दबाव वाली परिस्थितियां यानी बेटे परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों में का सामना करते हैं और उन परिस्थितियों में रहने की युक्ति ढूंढ लेते हैं। मतलब इस तरह से याद कर लेना कि जब कोई जंतु के किसी आवास की स्थितियों में बदलाव आता है तो बेटे उस आवास में रहने वाले जो जंतु होते हैं उस बदलाव के अनुसार बेटे एक तो अपने आप को ढाल लेते हैं, या उसमें रहने के लिए बेटे वह ऐसे युक्ति ढूंढ लेते हैं जिससे उस आवास में वह अनुकूल बना रहे। या सीधा आप तो यूं याद कर लेना कि जैसे जैसे आवास में परिवर्तन आता है वैसे वैसे उस आवास में रहने वाले जो जंतु होते हैं अपने आप को उस बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं, है ना। और यह भी आपने भी नाम सुना होगा डार्विन का बेटे, यानी डार्विन का जो प्राकृतिक वर्ण है वो यही तो कहता है कि जो जंतु अपने आप को किसी प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है वो तो जिंदा बचा रहता है, और जो जंतु अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाता वो बेटे स्वतः मर जाता है। इसको नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है बेटे, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो यहां भी यही बताया गया है कि जब जंतु के आवासीय परिस्थितियों में बदलाव आता है तो बेटे जो जंतु है उस बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करते हैं, और सामना करके वो ऐसी युक्तियां ढूंढ लेते हैं जो कि उन परिस्थितियों के अनुसार वो उस आवास में रह सके। यानी न्यू याद कर लें आप कि जब किसी जंतु की आवास की परिस्थितियों में बदलाव आता है तो जंतु जो है उस बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है या अपने आप को उसके अनुकूल बना लेता है।
उसके बाद में बेटे तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान या अनेक जातियों में अपेक्षाकृत स्थिरता या आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लिया होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा, जब लाखों साल तक बेटे ऐसी परिस्थितियां चलती जाती है तो उन सजीवों के भीतरी शरीर के भीतर भी बेटे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो उस आवास के अनुसार जो है अनुकूलित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं समुद्र में बेटे सांद्रता ज्यादा है ना, किसी जगह पर स्वच्छ जल भी होता है जहां सांद्रता कम होती है, लेकिन जंतु समुद्री आवास में भी रहते हैं तो जंतु स्वच्छ जल में भी रहते हैं। लेकिन समुद्री आवास में रहने वाले ऐसे जंतु जिन्होंने अपने आप को उनकी लवणीय सांद्रता के अनुसार बना लिया तो वो आसानी से वहां पर रहेंगे, और जो जंतु स्वच्छ जल में अपने आप को उनके अनुसार बनाए तो वह स्वच्छ जल में आसानी से रहेंगे। तो ये भी आपको यहां पर बेटे याद रखना है। आगे यहां पर आप देखिएगा चौथा पॉइंट इसका, यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्यकी प्रकारों को अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जातियां तंदुरुस्ती को बढ़ावा देता है। यानी ये जो आंतरिक पर्यावरण उन्होंने विकसित किया है, यानी बेटे जो जीवों के अंदर वातावरणीय परिस्थितियों के कारण जो उनके शरीर का आंतरिक वातावरण बदला है, यह आंतरिक वातावरण उस बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसके शरीर के कार्यों को होने देती है, और साथ में उसे वहां पर ये देखो आप बेटे कि आंतरिक पर्यावरण सारे रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्यों को अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जातियां तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। यानी बेटे वही है कि जो आंतरिक पर्यावरण बदला था वह आंतरिक पर्यावरण क्या है कि बदलती हुई परिस्थितियों में भी उस जंतु को तंदुरुस्त बनाए रखता है और उसके शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको बेटे आसानी से होने देता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। एनसीईआरटी का 5वां पॉइंट है बेटे अजीवी कारकों की प्रति अनुक्रियाओं का, कि उदाहरण के लिए निरंतरता शरीर की इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों की प्रासरणीय सांद्रता के अनुरूप हो सकता है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे कि यहां पर देखो दो तरह की है, एक सजीव जो अपने शरीर की सांद्रता को वातावरण के अनुसार बना लेगा, जो जैसे वातावरण की सांद्रता होगी वैसा ही होगा, तो ये कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। और कुछ जंतु ऐसे देखने को मिलेंगे जो उनके शरीर की सांद्रता बेटे स्थिर रहेगी, वो वातावरण के अनुसार उसकी सांद्रता को नहीं ढाल पाते हैं, तो ऐसे जंतु नियामक कहलाते हैं यानी रेगुलेटर्स कहलाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि कुछ जंतु यानी निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरणीय सांद्रता के अनुरूप हो सकती है। जीव को अब यहां पर ये तो याद रखना बेटे कि यहां पर निरंतरता शरीर के तापमान और शरीर के तरल पदार्थों की परासरणीय सांद्रता के अनुरूप हो सकती है, यानी जो उसका आंतरिक वातावरण है ये बेटे या तो परासरणीय सांद्रता के अनुसार हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर परासरणीय सांद्रता के अनुसार होगी तो ये कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे, और अगर वातावरण की सांद्रता चाहे कैसे भी बदले लेकिन शरीर की सांद्रता नहीं बदलते तो ये रेगुलेटर्स कहलाएंगे। तो आगे आप यहां पर देखिएगा बेटे, जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण यानी जिसको समस्थापन या होमियोस्टेसिस कहते हैं, वाल्टर केनन ने बेटे इसे शरीर का समुद्र कहा था, याद रखना। यानी शरीर के भीतर पाए जाने वाला आयनिक संतुलन ये समस्थापन या होमियोस्टेसिस कहलाता है। जिस जंतु का ये शरीर के अंदर बेटे समान बना रहता है वह जंतु जिंदा रहता है, याद रखना। तो जब अगर ये बिना परिस्थितियों में बदल जाए, अब यही समस्थापन है बेटे, किसी जंतु का तो ये समस्थापन बना रहेगा और किसी जंतु का ये वातावरण के अनुसार बदलता रहेगा। जिस जंतु का समस्थापन बना रहेगा वातावरण के अनुसार नहीं बदलेगा वो तो रेगुलेटर्स कहलाएंगे, और जिनका जो है बेटे वातावरण के अनुसार ये बदलेगा तो वह कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे। तो यहां आप देखिएगा तो यहां पर बेटे जीव का अपने आंतरिक पर्यावरण कहा जाने वाला प्रक्रम
स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही परिवर्तित बाह्य पर्यावरण परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहें। तो बेटे याद रखना कि जंतु जो अपने आंतरिक वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करेगा, चाहे बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो, तो ऐसे जंतु रेगुलेटर्स कहलाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में समझना बेटे कि कोई भी जंतु जो है वो अपने शरीर के भीतर जो आंतरिक वातावरण, जैसे अभी सर्दियां पड़ रही है बेटे, तो सर्दियां जब पड़ रही है तो अपन क्या कर रहे हैं, हमारा जो तापमान है अंदर का तो 37 ही रहेगा, चाहे बाहर 0 डिग्री हो जाए या बाहर बेटे 10 डिग्री हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के बाहर 10 डिग्री तापमान है तो हमारे शरीर के अंदर का तापमान भी 10 डिग्री का हो जाएगा। अगर बेटे 10 डिग्री का तापमान हो गया ना तो हम हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मर जाएंगे, क्योंकि अपन कौन से जंतु हैं, अपन समतापी जंतु हैं। तो याद रखना कि चाहे बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटे, गर्म कपड़े पहन करके घरों के अंदर रह करके उस अंदर के तापमान को मेंटेन किए हुए रहते हैं। तो यही टॉपिक यहां पर आपको बता रहा है कि जो जंतु होते हैं वो आंतरिक पर्यावरण को कहा जाने वाला जो प्रक्रम है उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और भले ही बाह्य पर्यावरण की परिस्थितियां उसको बिगाड़ने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये जंतु अधिकतर क्या होते हैं बेटे, रेगुलेटर्स होते हैं। यहां बेटे ध्यान रखना कि मान लीजिए, अब देखो बेटे एक उदाहरण सा यहां पर दिया है, उदाहरण सा दिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से है, यानी जिस कोई मनुष्य है वह बेटे 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान पर वह रूप से कार्य कर सकता है। क्लियर। जब वह व्यक्ति अगर बाहर सुलझाने वाली गर्मी या ठंड कपा देने वाली ठंड में वह जाने पर भी जो है सर्वोत्तम अपने आप को बनाए रखना चाहता है, तो दो काम करेगा। या तो बेटे वो क्या करेगा, अगर ज्यादा गर्मी है तो बेटे कूलिंग का इस्तेमाल करेगा, और ज्यादा ठंड है तो हीटर का इस्तेमाल करेगा। कैसे भी कारण से वो अपने शरीर के तापमान को बनाए रखेगा। तो यहां आप देख लें कि अगर कोई व्यक्ति 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रहा है, यहां तक क्लियर, लेकिन बेटे क्या है कि वह सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है जब बाहर सुलझाने वाली गर्मी या जमा देने वाली ठंड होने पर भी वह अपने आप को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब कैसे चाहेगा बेटे, देखो यह घर में या कार में या यात्रा करते हुए अपने कार्यस्थल पर गर्मियों के वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन और सर्दियों में हीटर का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने यही तो कहा बेटे कि यहां पर चाहे बाहर का तापमान कैसा भी बदले, हमारे अंदर का तापमान नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि मान लो कोई व्यक्ति 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वोत्तम कार्य करता है, उसको अच्छा लगता है कि मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करूं। अब बेटे क्या हुआ कि अगर बाय द वे उसे वहां से हटाकर झुलसा देने वाली गर्मी में ले जाया जाए या बेटे हार्ड कपा देने वाली ठंड में ले जाया जाए, तो भी क्या वो वहां पर कार्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे कि अगर उसे अत्यधिक गर्मी वाले आवास में ले जाया जाए तो वो बेटे एसी एयर कंडीशन का इस्तेमाल करेगा और उतना तापमान उतना ही लेकर आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर वह ठंड में उसको ले जाया जाए तो वह हीटर का इस्तेमाल करेगा, और जिस आवास में वह रहेगा वहां का तापमान वह हीटर के माध्यम से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकता है ना। तो ये आपको यहां पर बताया गया है। यहां बेटे इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो बेटे इधर देखो, इधर तो आंतरिक स्तर है और इधर यहां पर है बाह्य स्तर। अब ये यहां पर बेटे ये इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये बनाना। अब यहां देखो बेटे कि एक तो ये यहां से मैं सीधी लाइन ले रहा हूं। सीधी लाइन का माने ये है, सीधी लाइन बेटे याद रखना ये सीधी लाइन है, मतलब जैसे जैसे ये बाह्य कारक बदलता जा रहा है, सपोज करो बेटे यहां मैं ले रहा हूं तापमान, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस जंतु, अब तो ये कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स, ये कन्फॉर्मर्स,
समरूपी, कर्व, या फिर तापमान के आधार पर कहोगे बेटे तो असमतापी। तो इससे आप क्या देख रहे हो बेटे, ये लाइन ऐसे चल रही है, समझना ध्यान से, ये लाइन ऐसे जा रही है, मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है इस जंतु के आंतरिक शरीर का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। मतलब बेटे इसमें आप ऐसे समझना कि ये वाले जो जंतु होंगे ना कन्फॉर्मर्स, ये इनके शरीर का जो तापमान है या इनके शरीर की जो सांद्रता है ये वातावरण के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अगर यहां पर आप देखो तापमान बढ़ेगा तो इनके शरीर का तापमान भी बढ़ेगा, है ना। अगर तापमान घटता चला जाएगा तो इनके आंतरिक शरीर का तापमान भी घटता चला जाएगा। यानी बेटे कन्फॉर्मर्स ऐसे होंगे जो अपने शरीर की क्रिया को वातावरण के अनुसार घटाते बढ़ाते हैं। तो ये तो यहां पर कहलाएंगे कन्फॉर्मर्स। यहां तक क्लियर। दूसरे नंबर पर बेटे ये यहां पर कहलाएंगे रेगुलेटर। रेगुलेटर, अब आप देखो बेटे रेगुलेटर में सीधी लाइन है, सीधी लाइन, यानी यहां पर आप देख लीजिएगा ये सीधी लाइन है, मतलब ये है बेटे बाह्य वातावरण का तापमान कैसा भी बदले उनके शरीर का तापमान फिक्स रहेगा। जैसे मान लेते मनुष्य है, मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखना बेटे कि यहां पर सपोज करो कि इस जगह पर ये 37 है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहां पर बेटे है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इधर तापमान चाहे बेटे यहां से 0 से लेके और इधर मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, तो आप देखो कि यहां पर ये तापमान इसके शरीर का फिक्स रहता है। तो ये रेगुलेटर्स होते हैं। यानी रेगुलेटर्स बेटे ऐसे होते हैं जिनमें चाहे वातावरण का तापमान तो कैसा भी बदले लेकिन उनके भीतर का तापमान हमेशा बराबर बना रहता है। तो ये कहलाते हैं रेगुलेटर्स। लेकिन तीसरी कैटेगरी होती है पार्शियली, यानी ये होंगे बेटे पार्शियल रेगुलेटर, ये होंगे पार्शियल रेगुलेटर। अब इसमें क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में बेटे इनका तापमान रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा इनका तापमान भी फिक्स हो जाएगा। यानी यहां पर देखो कि शुरुआती अवस्था में इनके शरीर का तापमान भी वातावरण के बढ़ते हुए तापमान के अनुसार बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा पर जाकर फिर बेटे स्थिर हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं यानी पार्शियली रेगुलेटर। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें एक तो कन्फॉर्मर्स और तापमान के आधार पर कहें तो बेटे असमतापी, और रेगुलेटर जिनका तापमान समान बना रहेगा, और एक होते हैं पार्शियली रेगुलेटर। तो ये डायग्राम से भी आप इसको समझा सकते हैं। आगे देखिएगा बेटे, तो इसमें यहां पर हमें विभिन्न संभावनाओं का ध्यान करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली संभावना अपन यहां पर ले रहे हैं, और ये पहली संभावना होगी बेटे नियमन करना, यानी इसको आप समझ लें रेगुलेटर। रेगुलेटर, तो बेटे रेगुलेटर ये ध्यान रखना, इनको अपन रेगुलेटर से याद रखेंगे। तो मैंने क्या कहा था बेटे, रेगुलेटर यानी नियमक, यानी यहां पर नियमन करना, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन का माने बेटे ये होगा कि चाहे वातावरण का तापमान या सांद्रता बदले लेकिन सजीव की सांद्रता नहीं बदलेगी, न ही उसके शरीर का तापमान बदलेगा, तो ऐसे सजीव बेटे नियमक या रेगुलेटर्स कहलाते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे सजीव जिनके अंदर की सांद्रता या जिनके शरीर के अंदर का वातावरण वह बाह्य वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, तो ऐसे सजीव रेगुलेटर्स कहलाते हैं। तो यहां देख ले बच्चों, कुछ जीव समस्थापन कार्य की साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान या फिर परासरणीय सांद्रता क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है बेटे कि नियमक किसे कहते हैं। तो यहां देख लें कि ऐसा जंतु या ऐसे सजीव जो अपने शरीर के समस्थापन को, जिसमें आप तापमान कह सकते हैं, जिसमें आप सांद्रता कह सकते हैं, तो ऐसे सजीव जो अपने शरीर के तापमान को या अपने शरीर की सांद्रता को वातावरण के अनुसार नहीं बदलने देते और स्थिर बनाए रखते हैं, तो ये सजीव कहलाते हैं रेगुलेटर्स कहलाते हैं।
उसके बाद में आप देखिएगा इसके एग्जाम्पल में याद रखना बेटे, ये इसके एग्जाम्पल है रेगुलेटर के, सभी प्रकार के पक्षी और स्तनधारी। तो एक तो याद रखना बेटे ऑल बर्ड्स और स्तनधारी, और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी जंतु और कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन यानी तापमान और परासरण नियमन बनाए रखने में सक्षम होंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल है बेटे। तो ये मैं आपको बता दूं, देखो बेटे यहां आपको याद रखना है कि ये हमारे पास में कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में यानी पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टेलिया, तो ये जंतु तो होंगे कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, या फिर इसे आप कहोगे बेटे असमतापी, असमतापी, ठीक है। और एक यहां पर ये बेटे एवीज और साथ में मेमल्स, तो ये यहां पर होंगे रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स, या फिर आप इसे कह सकते हो समतापी, रेगुलेटर्स, या फिर बेटे आप इसे क्या कह सकते हो समतापी। तो दोनों को आप समझ लीजिएगा कि यहां पर बेटे कन्फॉर्मर्स तो वो होते हैं जिनके शरीर की सांद्रता या तापमान वातावरण के अनुसार बदलेगा, और बेटे रेगुलेटर्स ऐसे होंगे जिनके शरीर का तापमान या सांद्रता वातावरण के अनुसार नहीं बदलेगी। तो ये याद कर लेना। एक तो बेटे ये कन्फॉर्मर्स में क्या क्या एग्जाम्पल है, एवीज, ये याद रखना, और साथ में क्या है स्तनी। ये दो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही है, एक तो टोटल पक्षी और टोटल स्तनधारी। उसके अलावा भी बेटे कुछ जो है क्या कहते हैं बेटे वर्टिब्रेट्स होते हैं, और कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स भी ऐसा करने में सक्षम होते हैं। जैव वैज्ञानिकों का मानना है बेटे कि स्तनधारी की सफलता इसी कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए सक्षम है, चाहे वह अटलांटिक रहे या सहारा के रेगिस्तान में रहे। तो ये आप देख ले बेटे, क्योंकि स्तनधारियों की जो विशेषता है, यानी बेटे मैंने आपसे क्या कहा था कि अंदर का तापमान सेम होना चाहिए, चाहे अगर वो सहारा के रेगिस्तान में भी रहेगा तो भी शरीर का तापमान उतना ही रहेगा, और चाहे वो अटलांटिक बर्फीले क्षेत्र में रहेगा तब भी उसके शरीर का तापमान उतना ही रहेगा। यही कारण है कि स्तनधारी बेटे किसी भी आवास में सर्वाइव वहां पर कर सकते हैं, लेकिन अंदर का तापमान बनाए रखने के लिए उन्हें वैसी परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न करनी होगी। तो यहां देख ले बेटे कि स्तनधारियों की जो सफलता का राज है वह इसी कारण है कि वह बेटे शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं, चाहे वह अटलांटिक क्षेत्र में रहे या वह सहारा के रेगिस्तान में रहे। तो समझ में आया बच्चों, यानी नियामक क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे जंतु जो शरीर के अंदर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, इनके तापमान या सांद्रता वातावरण के अनुसार नहीं बदलती है। और इसके दो उदाहरण हैं, एक तो टोटल पक्षी इसमें आएंगे और टोटल स्तनधारी आएंगे बेटे, ये आपको याद रखना है। बाकी फिर कन्फॉर्मर्स हो जाएंगे जिसमें एवीज वो क्या कहते हैं पीसीज आएगी बेटे, एम्फीबी आएगा और रेप्टेलिया, ये कन्फॉर्मर्स होंगे, ये असमतापी होंगे जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलेगा यानी घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन जो रेगुलेटर होते हैं बेटे, इनके शरीर का तापमान हो या इनके शरीर की सांद्रता हो, ये बेटे बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये एक जैसी रहेगी चाहे वातावरण में ये सांद्रता कैसी भी रहे। यही कारण है कि स्तनधारी जो है ज्यादा सफल जंतु क्यों है बेटे, क्योंकि ये इनमें एक ऐसी क्षमता है जो ये अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं, चाहे सहारा के रेगिस्तान में हो या फिर अंटार्कटिका। आज देख लो बेटे सर्दियां पड़ रही है, सर्दियां पड़ रही है, उसके बावजूद भी हमारे शरीर का तापमान बराबर है, चाहे बाहर का तापमान शून्य में चला जाए या माइनस में चला जाए, लेकिन हमारे शरीर का तापमान उतना ही रहेगा। गलती से अगर बेटे बाय द वे अपन ऐसे क्षेत्र में चलेगी जहां ठंड ज्यादा है तो हमें कपकपी लगना शुरू हो जाएगी, जिससे तापमान बढ़ेगा और हम हमारे शरीर के तापमान को जो है क्या कहते हैं बेटे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हम गर्मी वाले क्षेत्र में चलेंगे बेटे तो वह हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, तो पसीना निकलेगा तो अपन पसीने के रूप में बेटे उस गर्मी को बाहर निकाल के हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं बेटे, यानी अधिकतर स्तनधारी द्वारा
अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है वह वैसी होती है जैसे मानव अपनाते हैं। यह भी याद रखना, अधिकतर जो स्तनधारी है वह भी बेटे अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए वैसी क्रियाविधि अपनाते हैं जो मनुष्य अपनाता है। कैसे? दो है, अगर ठंड लगेगी तो कप कपाएंगे, तो और जंतु भी कप कपाता है बेटे। जैसे मान लेते हैं सर्दी में कोई बकरी है, कोई गाय है, अगर जो ज्यादा ठंड लगेगी तो वह भी कांपेगी, अपन को ठंड लगेगी तो अपन भी कांपेंगे। ज्यादा गर्मी लगेगी तो बेटे उसे भी पसीना आएगा, हमें भी पसीना आएगा, लेकिन वो बालों की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देगा, याद रखना। तो कहने का मतलब जो स्तनधारी जंतु है वह भी शरीर के तापमान को उसी तरह से नियंत्रित करते हैं जैसे कि मनुष्य करता है। और दो ही तरह है, अगर ठंड लगेगी तो कपकपी से कंट्रोल होगा, वो अलग बात है कि अपन कपड़े पहन लेंगे, गर्म कपड़े पहन लेंगे, ये पहन लेंगे, लेकिन मेन जो प्राकृतिक रीजन है जिससे शरीर का तापमान कम मतलब बढ़ेगा वह है कपकपी। उसके अलावा बेटे अगर मान लो गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, बाकी ये प्राकृतिक है। बाकी तो फिर एसी में बैठ जाओ आप, है ना, किसी छाया में बैठ जाओ आप, तो फिर नेचुरल मतलब एक आर्टिफिशियल आ गया। लेकिन पसीना बाहर निकल करके अपन हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करेंगे गर्मी के समय। और अगर सर्दियां होगी तो कपकपी के माध्यम से जो है बेटे पेशियों में घर्षण होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी और हम हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करेंगे। तो यहां आप देख ले कि बेटे हम शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर बनाए रखते हैं। ये किसका तापमान है बेटे? यानी मनुष्य। तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर है। अब देखो बेटे, ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तो हमें बेहद पसीना आता है। तो ये याद रखना बेटे, किस तरह से अगर बाय द वे हम गर्मी वाले आवास में हैं तो बेटे फिर वहां पर जब तापमान अगर बाहर का ज्यादा है 37 से बढ़कर वो 40 से 45 है तो भी बेटे हमें वहां पर पसीना आना शुरू हो जाएगा। और वो जो ज्यादा तापमान हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है वो पसीने के रूप में लगातार बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान मेंटेन रहेगा। उसके बाद में देखो बेटे, तो गर्मी के फलस्वरूप पसीने का वाष्प बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन ये वैसा ही है जैसे डेजर्ट में कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो एक तरह से बेटे हमारे शरीर में जो पसीने के रूप में वाष्प निकलेगी वो हमारे शरीर को ठंडक देगी। जैसे मान लो डेजर्ट में कूलर लगा दिया तो हमें ठंडक महसूस होती है ना, तो वो यही कारण। तो अगर गर्मी वाले आवास में अपन जाएंगे तो पसीना हमारा वाष्प के रूप में बेटे बाहर निकलेगा, जिससे हमारा शरीर जो है थोड़ा ठंडा रहेगा। इसी तरह से आप आगे देखिएगा कि शीत ऋतु में जब पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री से बहुत कम होता है तो बेटे हम कांपने लगते हैं, ये ध्यान रखना। जो एक प्रकार का व्यायाम है जिससे क्या पैदा होती है? ऊष्मा पैदा होती है और हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो बेटे ये याद रखना कि जो नियामक जंतु होते हैं, जो रेगुलेटर होते हैं, जिसमें अपन ने ये कह तो दिया कि शरीर का तापमान समान रहेगा चाहे बाह्य वातावरण का तापमान बढ़े या घटे, लेकिन बेटे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए उसको कई क्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर बाय द वे ऐसे समय भी आता है जहां अपन 37 से ज्यादा तापमान में भी रहेंगे, ऐसा भी समय आता है जहां पर 37 से कम वाले तापमान पर भी रहेंगे, तो फिर बेटे वहां पर हमारा शरीर दो क्रियाएं करता है। अगर 37 डिग्री से ज्यादा वाले तापमान पर अपन रहेंगे तो फिर क्या होगा कि बेटे वहां पर यह होगा कि पसीना बाहर निकलेगा, और जब पसीना बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा बेटे कि पसीने के रूप में ऊष्मा जो है बाहर निकलेगी और तापमान मेंटेन हो जाएगा। उसी तरह से बेटे याद रखना है कि अगर बाय द वे हम 37 डिग्री से कम वाले आवास में मौजूद हैं, 37 डिग्री से कम वाले आवास में अपन मौजूद है, तो फिर बेटे क्या होगा कि वहां पर हमें ठंड लगेगी, और जब ठंड लगेगी तो हमारा शरीर कप कपाएगा। तो कप कपाने से बेटे पेशियों में फ्रिक्शन होता है ना, तो वहां पर एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यह हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करती है। तो जो समतापी जंतु होते हैं, जो रेगुलेटर जंतु होते हैं, वह एक तो बेटे पसीने के रूप में ऊष्मा को बाहर निकाल करके और एक शरीर में कपकपी के द्वारा
ऊष्मा उत्पन्न करके हमारे शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। तो यह आपको याद रखना है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान को बनाए रखने के लिए कोई ऐसी क्रियाविधि नहीं होती है, कोई ऐसी क्रियाविधि नहीं होती है। तो ये था बेटे हमारे पास में, यानी पहला रेगुलेटर। नेक्स्ट जो आएगा बेटे वो कन्फॉर्मर्स आएगा, उसके अलावा पार्शियली रेगुलेटर्स आएंगे। इसके बारे में भी अपन को नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करनी है। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।